बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज फिर एक ब्रांड न्यू एपिसोड को देखने के लिए एक्सप्रेसो टीम के साथ एंड ऑब्वियसली अरमला और इमरान हसन के साथ हैं। आप सबको खुशामदीद। नाम मेरा बता दिया, चेंज कर दिया ना मैंने, नाम बता दिया वेरिएशन। ओहो ठीक है जनाब, ये है इमरान हसन, मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अब यही कह सकते हैं सुबह सुबह, लेकिन चूंकि मौसम बदल रहा है मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ना ये जो गर्मी और सर्दी वाला एक मिडिल सा वेदर है, इसमें बहुत उलझन होती है। अभी आपको मज़ा आएगा, पहला बिजली का बिल जब आएगा ना आपको बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपको पता नहीं, कल एसी चलाने की कोशिश की थी। अच्छा, मैंने कहा कहीं से बाहर से कुंडा मुंडा डाल दिया। आपको पता है मैंने कल इलाज के लिए नहीं, मैंने एसी चलाने की कोशिश की, जिसमें मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी कि अभी इतना को मौसम नहीं है, आप एसी चलाइए। अच्छा, ये मल्टीपल फैक्टर ना, एक जानिब एसी चलाएंगे गर्मी कम लगेगी, सेहत बेहतर होगी, दूसरी जानिब बिल आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सेहत खराब होगी। मुझे लगता है मुझे दो चीजों से पाकिस्तानी अवाम का ब्लड प्रेशर, एक तो रोड्स पे ट्रैफिक और दूसरा बिजली का बिल, और तीसरा आप टेलीविजन भी देख लिया करें। तीसरा हमें भी कुछ लोगों को देखने से उनका ब्लड प्रेशर न्यूज़ चैनल्स, मैं माफ कीजिएगा आपने अभी खबरें नहीं सुनी, अभी आपको बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत से हम खबरें सुनाते हैं। नहीं, हम तो वैसे ही 15 मिनट ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सप्रेसो। खैर, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करते हैं। कल बड़ी जबरदस्त हमने क्रिकेट देखी और मैच देखा। मैच से हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो काफी नॉर्मल हुआ। जीतते जीतते रह गए, लेकिन शुक्र है हारे नहीं। दैट्स द बेस्ट थिंग। और कल किसी ने बड़ा अच्छा लिख के लगाया हुआ था कि अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया हार गया। अच्छा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली जीता हुआ मैच था, जीता हुआ मैच फॉलो ऑन हुए थे हम। एग्जैक्टली, जो खींची है फतह, उन्होंने छीनी है फतह। मेरे ख्याल से ये बहुत जबरदस्त कल का एक मैच देखने को। कल के मैच यानी कि हम स्पोर्ट देखने के लिए बड़े एक्साइटेड थे कि बहुत ट्विस्ट होने वाला है, और वो ट्विस्ट हुआ जिसमें बाबर आजम ने जो कहले कमाल कर दिया। और जिस तरह से इमरान अभी बता रहे थे कि रात को ट्विटर पे बहुत सारे इंडियन हो या दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स, उन्होंने ट्वीट किया बाबर आजम के लिए। ओवरऑल एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे थे कि टेस्ट मैचेस देखे जाते हैं और लोग प्रॉपर्ली, स्पेशली प्लेयर्स जो हैं वो देखते हैं शौक से। सो बाबर आजम, और ये जो विजुअल्स हैं ये बाबर आजम की उस शानदार इनिंग्स के बाद हैं जब सभी को दुख हुआ। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियंस को भी दुख हुआ होगा जब वो 196 के ऊपर आउट हुए, लेकिन कमाल बाबर आजम खेले, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को पिछाड़ा। प्रोग्राम में हम इन डिटेल्स बात करेंगे। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक को हम कैसे भूल सकते हैं, आपको भी हम जरूर खिराज तहसीन पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन स्टार्ट हमने कहा जरा द किंग आजम से किया जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और दिखाते हैं आपका लाइन एक्सप्रेसो हेडलाइंस। मुल्क की सियासत में हंगामा खेजी उरूज पर। वजीर आजम ने ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग के संगीन इल्जामात लगा दिए। एक गेंद पर 3 विकेटें गिराने का भी दावा कर दिया। इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। आइंदा 5 साल के लिए पीटीआई के बगैर कौमी हुकूमत बननी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मासूमाना ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जीत का आइंदा दिनों में इत्तेहादियों का हुकूमत की हिमायत में सामने आने का दावा। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून इंजीनियर खुरम दस्तगीर से। और एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली हादिया कमाल होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। आपने एक्सप्रेसो हेडलाइंस जानी, बहुत कुछ है, कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं आज हमारे पास, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सियासत की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी खबर। सियासत तहरीक अदम एतमाद और बन रहे हैं एतमाद और टूट रहे हैं एतमाद। बहुत कुछ हो रहा है, इसी पे हमने बात करनी है। सियासत में हंगामा खेजी इस वक्त अरूज पर है। ऐसा लगता है कि पल पल सूरत हाल बदल रही है। हम कुछ सस्पेंस थ्रिलर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम इसके साथ साथ मुल्क भर में जलसों पर जलसे कर रहे हैं। 27 मार्च को डी चौक में होने वाले जलसे की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसे कहा जा रहा है कि उस पर 10 लाख लोग पीटीआई इकट्ठा करने का इरादा रखती है। इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने सवात में भरपूर पावर शो किया। इलेक्शन कमीशन ने रोका था कि आप नहीं जा सकते, वो चले गए। अपनी हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने सवात जलसे में उन्होंने रखी। ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया एज यूजुअल। और हॉर्स ट्रेडिंग के भी कुछ संगीन इल्जाम थे जो वजीर आजम ने लगाए। वजीर आजम का क्या कहना था, आप भी सुनिए। सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए।
मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। एक गेंद से प्राइम मिनिस्टर को तो आपने सुना, लेकिन साथ साथ गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की बहुत ही मासूमाना ख्वाहिश थी जिसका उन्होंने इज़हार किया। जरा आप भी सुने। जनाब, ख्वाहिश आपने सुनी, ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बगैर आइंदा कौमी हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन के लिए बड़ी जो वो परेशानी का बाइस बने हुए हैं और कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि किसका साथ जाना है, उन्होंने किसका साथ देना है। 2 दिन पहले परवेज़ इलाही साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने मौजूदा सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए हुकूमत को क्या मशवरे दिए थे, आपको सुनाते हैं। तू है कि नहीं वाला मामला है इस वक्त। परवेज़ इलाही साहब हुकूमत के साथ हैं या नहीं ये नहीं पता। कल कुछ बड़ी अच्छी मीम्स वैसे परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी आ रही थी। मीम्स का शिकार कल चौधरी परवेज़ इलाही भी हो ही गए आखिर। खैर, हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद वैसे गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। सो गुल साहब, आपको फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और सुबह खैर भी आपको। आपके शहर इस्लामाबाद के अंदर तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तो काबू में नहीं आ रहा है। कराची की गर्मी अपनी जगह, इस्लामाबाद की गर्मी और सियासी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो सूरत हाल पे तज्जिया कीजिए। बहुत ही गिडमिड किस्म की सूरत हाल हो गई है और ख़ास तौर पे ये जो वज़ीर आज़म आवाम को बीच में ले आए हैं इससे तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा हो गई है। सो बीइंग एन एनालिस्ट, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के इस बढ़ते पॉलिटिकल टेम्परेचर को? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो अब इस्लामाबाद का जो मौसम है वो भी गर्म हो गया। कल यहाँ पे कोई 33 के करीब दर्जा हरारत था, तो सही कह रहे हैं कि वो सियासी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है जब से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है उसके बाद दोनों जमातों ने अपना एड़ी चोटी का अब जोर लगा दिया है। तो इमरान खान, मेरे ख्याल उनका अगर आप जहन समझते हो, जो कैप्टन क्रिकेट के तौर पे भी था, कि वो चैलेंज कबूल करते हैं। इनकी आप हर एक पर्सनैलिटी होती है, तो वो बहुत एग्रेसिव हैं, चैलेंज कबूल करते हैं। अब ऑपोजिशन ने उनको चैलेंज कर दिया, लिहाजा मेरा ख्याल है उनके करीबी साथियों ने भी कहा कि अब आप निकल पड़े, जो कि कोई मेरे हिसाब से कोई अच्छा मशवरा नहीं था। अच्छा, इसलिए कि आपकी जंग पार्लियामान के अंदर है, नंबर्स पे है कि किस तरह अपोजिशन ने 172 लोग लाने हैं, साबित करना है इनको ऑफिस से निकालने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है कि जो बड़े बड़े जलसे हैं उसमें लबो लहजा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ज़बान कोई अच्छी नहीं इस्तेमाल की। कल भी जो जलसा हुआ उसमें भी उन्होंने वो 4-5 फिक्रें हैं मुसलसल वो दोहरा रहे हैं, तो वज़ीर ज़ेब नहीं देता। मालूम नहीं कि इनके किन एडवाइजर्स ने उनको इस राह पे लगाया है। कुछ एडवाइजर खुद भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे आपके वकार में कोई इजाफा नहीं होता है, बल्कि वकार में इजाफा आपकी कारकर्दगी से होता है। और अगर आप उसको अपोजिशन को सुने तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन अगर दादोशुमार को देखें जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, जो स्टेट बैंक के जरिए आते हैं, इस्लामोफोबिया के हवाले से आप देखिए कि पहली मरतबा किसी मुसलमान मुल्क के सरबराह की आवाज़ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर कर ली है। अब हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हमारी बरामदात हैं, चाहे हमारे तरसीलात ज़रा जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, चाहे हमारा हुकूमत का इस वक्त जो FBR के जरिए हमारे पैसे की वसूली है टैक्सों की, वो रिकॉर्ड हो रही है, जिसका मतलब है कि मुल्क के अंदर कारोबार चल रहा है, तो जाहिर है हुकूमत को पैसे मिल रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। आपने इसमें पहले पॉइंट रेस किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो वुज़रा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन माजी में हमने देखा है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद भी अपोजिशन में थे तो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इस तरह के जलसे किए जाते थे, रोड्स पे निकला जाता था। लेकिन अब चूंकि ये हुकूमत में है, आपको लगता है कि अब जिस लेवल के जलसे किए जा रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जिस तरह से थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ये वो ऑपोजिशन वाला मामला है, यानी कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है इस हवाले के लिए, इस हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद है, अगर खुदा न खास्ता कोई अपसेट होता भी है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, खुदा न खास्ता की तो कोई बात नहीं है, मतलब ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। एतमाद अदम एतमाद एक्चुअली हमें कहने की आदत पड़ गई है खुदा न खास्ता इम्तियाज़ गुल साहब, तो वो फ्लो में निकल रहा है। जैसी मुल्क की हालत होती नजर आ रही है उसमें हम कह रहे हैं, ही कहते हैं, वो कहते हैं ना बदतरीन से बद बेहतर है।
उसमें देखिए तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आपकी जब आपके मुखालफिन का काम वो भी सियासत में है, सियासत उनका कारोबार है, और कारोबार में आप अपने मुखालफिन को पछाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं हर वक्त। हमारे यहाँ ये कुछ ज्यादा ही है। अब शहबाज शरीफ साहब या बिलावल की आप बातें सुने तो ऐसे लगता है कि मुल्क बस अब तबाही के दहाने पे खड़ा है। और इन्होंने जब ये जब हुक्मरान थे तो यहाँ तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी। हमें इस तरह एक एक्सट्रीम इंतहा पसंदाना पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो जलसों वाली बात आपने की है उसमें देखिए शायद मैं मतलब जज्बाती नहीं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान उन लोगों को मुखातिब कर रहे हैं जो ये जबान सुनना चाहते हैं, जो तो और इस मुल्क में उनकी अक्सरियत है, यानी 60-62% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र के नौजवान हैं, और क्रिकेट के हिसाब से सियासत के हवाले से वो लोग आइडलाइज करते हैं इमरान खान को। मैं उसकी कंडोन नहीं कर रहा कि जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके नुक्ते नजर से देखें वो तो खुद अवाम अपने मुखालफिन पे साबित कर रहे हैं कि आपने जलसा किया, मार्च किया, 2-4 हज़ार लोग लेके आए, मैं जलसे कर रहा हूँ, कई हजार लोग इसमें आ रहे हैं। तो इट सीम गुल साहब ये खान साहब का फेवरेट काम है ये जलसे करना और ये जो थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटी, और इसी वजह से वो उनकी पार्टी के तराने और वो जो थ्रिल था, रौनक मिला, वो इसीलिए वो नौजवानों को, हम जैसे नौजवानों को भी इनफैक्ट बड़ा अपील भी करता था उस टाइम पे। अच्छा, कल एक तजवीज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने दे दी नेशनल गवर्नमेंट की, चूंकि क्या सराहियाँ ये है जी कि अभी अगर फॉर्मली कोई गवर्नमेंट सामने आती है, फिर उसके बाद वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती है, फिर एक बुरी हुकूमत सामने आएगी, बुरी हुकूमत के बाद 2 महीने के बाद फिर असली हुकूमत सामने आएगी, तो 3-4 हुकूमतें 5-6 महीने में बनती नजर आती हैं, जिसका हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। ऑलरेडी डॉलर कोई ऑलमोस्ट 180-85 पे ट्रेड हो रहा है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या ये मशवरा आपकी समझ में आता है या इसके पीछे भी महज सियासी मफाद है? हालांकि शहबाज शरीफ वॉज साउंडिंग लाइक अ पैट्रियट, उनकी जो लहजे से लग रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं कल के इंटरव्यू में, और वो कह रहे थे कि हमें अपने आप को जज्बे से सरशार होकर खिदमत करनी है और नेशनल हुकूमत हमें चाहिए। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, हमें किसी भी लीडर की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए। तमाम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी की वजह से उनको वजारतें मिली, वजारत उज़्मा या वजारत आला मिली। हम सब की पहचान पाकिस्तान है, तो हमें किसी की हुब्बुल वतनी या गैर हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना चाहिए, बल्कि सब पाकिस्तानी हैं। अब जो कौमी हुकूमत वाली बात है, अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं। अगर इस जमहूरी अमल पे आप यकीन रखते हैं, मौजूदा निज़ाम पे, तो उसमें फिर सबको तैयार होना चाहिए कौम की खिदमत के लिए। और ये जो टांगे खींचने वाली बात है कि पहले पीपल्स पार्टी और PMLN ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था कि हम सब आपको एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे और हुकूमत की मुद्दत पूरी करने देंगे, लेकिन अब मालूम नहीं कि 3-4 साल हो गए हैं सिलेक्टर की लोगों ने गर्दान पकड़ी हुई है। जब ये खुद सिलेक्ट होते हैं तो उस वक्त ये इलेक्ट होते हैं, कहते हैं हम इलेक्ट हो गए हैं, अब दूसरा इलेक्ट हुआ तो सिलेक्ट कह रहे हैं। तो ये जो मुनाफकाना तर्ज अमल है, ये हमारे तमाम सियासतदानों को मेरा ख्याल है उससे दरगुजर करना होगा। और उसके बाद तो कौमी हुकूमत तो किसी भी वक्त जब इंतखाबात होते हैं, फिर आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए ताउन का, खिदमत का, बिल्कुल, फिर कौमी हुकूमत जाती है। ठीक है। चलें गुल साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप के बहुत ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक नहीं है सुबह सुबह सियासत पे बात करना, बट स्टिल आप बहुत ज़बरदस्त अफसर आपने हमारे सामने रखा है। इम्तियाज़ गुल साहब को आपने सुना जी। इसके अलावा शेख रशीद साहब की एक तस्वीर मुझे बड़ी खूबसूरत नज़र आई है। आई विश वी कुड शो यू बुज़दार साहब के साथ मुस्कुराहटें। रस्ते में बात करते रहेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे अब कुछ क्रिकेट के हवाले से। कराची टेस्ट और सनसनीखेजी दोनों साथ साथ चले। जबरदस्त मुकाबले के बाद कौमी टीम एक वाज़े शिकस्त से बच गई, फॉलो ऑन हो गई थी हमारी टीम। आपको याद होगा पाकिस्तान टीम मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुई और इस मैच को बहुत अरसे तक क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर रमला याद रखा जाएगा। कप्तान बाबर आजम कल ही प्लेड लाइक कैप्टन। चौथी इनिंग्स में 607 मिनट क्रीज पर ठहरे, शानदार बैटिंग की, 196 रन की धुआंधार इनिंग खेली और 5वें रोज पाकिस्तान को जीत के लिए मजबूरी तौर पर जो रन चाहिए थे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर हम स्टैट्स की बात करें, 314 रन पाकिस्तान को चाहिए थे आखिरी दिन इस मैच को अपने नाम करने के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें चाहिए थी। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान रिजवान और अब्दुल्ला शफीक क्या जिम्मेदाराना बैटिंग की।
इस 506 रन की हदफ के ताकुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 443 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन 104 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 96 रन की बेहतरीन इनिंग खेली और यूं जो एक ख्वाब था ऑस्ट्रेलिया का आगे बढ़ने का और इस मैच को जीतने का और 1-0 की बढ़तरी लेने का, वो चकनाचूर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ कैप्टन बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड बुक है उसको भी हिला कर रख दिया और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल माजिद अवान मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन ट्रिब्यून, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल माजिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। जब ये मैच चल रहा था फिर हम पिचेस की बात कर रहे थे, चाहे वो पिंडी की पिच हो, फिर कराची स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम की बात हो, बड़ी जो डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन थी जब मैच की हमने देखी। लेकिन स्टिल कल का दिन बड़ा एक ज़बरदस्त दिन रहा, जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि ये मैच बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। क्या कमेंट करेंगे आप इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि टेस्ट मैचेस की खूबसूरती यही होती है। हम लोग T20 इतना ज़्यादा देख के आदत हो गई है कि बस आए छक्के चौके और बस आउट हों, और बस PSL अभी ख़त्म हुई है, हमने देखा कि बस 3-4 घंटे की एंटरटेनमेंट चाहते हैं। कल का जो मैच था, जो दुनिया में एक कन्वर्सेशन चल रही है कि टेस्ट मैचेस कम कर देने चाहिए या ज़्यादा कर देने चाहिए, वो कल के मैच ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की कि हमें टेस्ट मैचेस चाहिए, क्योंकि 5वें दिन में मैच जाके ड्रॉ हो रहा है और फिर भी इतना इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। एंड आई बिलीव दिस इज गुड एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। कराची की पिच जो है वो बनी वैसे पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक थी। पाकिस्तान जब भी यूएई में पिछले जब हमारे यहाँ से क्रिकेट चली गई थी 2009 में, यूएई में जब पाकिस्तान खेल रहा था तो उनका प्लान यही होता था कि ऐसी ट्रैक बनाए जो चौथे 5वें दिन स्पिन करे। पाकिस्तान टॉस जीतता था, बैटिंग करता था, अच्छा रन स्कोर करता था। तो कल का जो मैच है वो बिल्कुल कार्बन कॉपी थी पाकिस्तान के प्लान की, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। ज्यादातर दूसरी टीमें आउट हो जाती थी, पाकिस्तान ने ये किया कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक डिफेंस सामने रखा। बाबर आजम, नो डाउट आपने कहा कि धुआंधार इनिंग्स, मेरे ख्याल से मैंने पिछली 10 सालों में कोई इससे बेहतर इनिंग्स नहीं देखी। और रिजवान की सबसे बड़ी, जब बाबर आउट हो गए तो रिजवान की जो जिम्मेदारी का एहसास था, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक बड़े मजे की बात की कि हमने बीच में बात भी की, मैंने और बाबर ने, कि यार चेस करने की ट्राई करते हैं। लेकिन बाबर आजम जो है वो उन्होंने अपनी पोस्ट मैच में कहा कि भाई मेरा बिल्कुल ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि जब विकेट एक गिरती है तो फिर पूरी लाइन लग जाती है। और हमारे फहीम अशरफ साहब ने उसका थोड़ा सा ट्रेलर हमें दिखाया भी, उस वक्त हम थोड़े परेशान हुए भी देख के ये क्या होने जा रहा है। ये देखें ना, नेथन लियोन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम स्पिनर हैं, वो इतने सालों से वो गोट माने जाते हैं उनके इसके, तो जाहिर है उनको बाबर की विकेट मिली तो वो एक अजीब सा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। उन्होंने फौरन से फहीम अशरफ को भी आउट कर दिया। अच्छा, और बाबर हालात ये लगने लगे उसके बाद कि अब मैच फंस जाएगा। अगर हम बात करें सर, डॉन ब्रिडमैन, रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा को पीछे छोड़ा, चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा बॉल्स खेलने वाले, सबसे ज्यादा घंटे तक बैटिंग करने वाले और बीइंग कैप्टन दूसरी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान भी बने। जबरदस्त रहे कल, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को जिसे कहते हैं पाश किया। यूनुस खान का रिकॉर्ड भी कल उन्होंने तोड़ा। तो इन स्पेसिफिक बाबर की जो फॉर्म वापस आई है, व्हेन पीपल आर सेइंग किंग इज बैक, इस पे क्या तबसरा है आपका? बाबर आजम देखें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ, जो आपके फैब 5 कहलाते हैं इस वक्त क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या T20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो। फैब 5 में बाबर आजम मेरे ख्याल से तो पहले नंबर पे तो कम से कम आ ही जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी वो हमने PSL में की वजह से हमें बहुत ज्यादा हो रहा था कि कराची किंग्स लगातार 8 मैच हारी, फिर एक जीती, फिर 9वां मैच जीती, तो हमें सिर्फ ये हो रहा था कि शायद उस वजह से इनकी टेस्ट की फॉर्म या बाकी फॉर्म ना खराब हो जाए। लेकिन बाबर आजम ने ये प्रूव कर दिया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, इन ओडीआई, इन T20, कोई भी फॉर्मेट ले आए, बस बल्ला पकड़ा दें और बाबर आजम को जिम्मेदारी पकड़ा दें, बाबर आजम वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आपने फर्स्ट इनिंग्स में देखा भी होगा कि जब उन्होंने सेंचुरी की थी तो पहले तो उन्होंने अपना वो एक ट्रेडमार्क स्टाइल में सेलिब्रेट की, लेकिन उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और कप्तानी बेशक वो अलग एक फील्ड होती है, एक अलग चीज होती है बात करने के लिए, लेकिन एज अ बैट्समैन फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 6 years, बाबर आजम इज योर बेस्ट बेट कि आपको किसी भी सिचुएशन में कहीं से भी मैच निकालना हो, बाबर विल बी देयर इंशाल्लाह। जबरदस्त। अब तीसरा टेस्ट मैच जो लाहौर में होने वाला है, अब्दुल माजिद, इसके हवाले से क्या लगता है? कराची और पिंडी की पिचेस के हवाले से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जो कहले तनकीद भी की थी, खुद बहुत सारे साबिक प्लेयर्स ने भी इस हवाले से कहा था, और आपने भी खुद भी आगाज में कहा कि उल्टी पड़ गई थी गेम पाकिस्तान के लिए। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन लाहौर?
देखिए नेचुरली हमारी एशियन पिचेस हैं ही स्पिनिंग ट्रैक्स हैं या ड्राई होती हैं। जो आपने पिंडी में देखा वो आपको हमारी सबसे बुरी पिच का अंदाजा भी होगा कि वो सीमेंट की पिच लग रही थी, लग रहा था गली के लड़के टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाले हैं इस पे। लेकिन जो लाहौर की पिच है उसके लिए हमें सुनने में आ रहा है कि जो MCG के पुराने क्यूरेटर हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, उनको बुलाया गया है कि लाहौर की पिच बनाए। तो अब उम्मीद यही है कि सिंस 2 टेस्ट ड्रॉ हो गए हैं और इतनी हिस्टोरिक सीरीज है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आई है, तो रिजल्ट की तरफ जाएं। तो वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पिच होगी। मोस्ट प्रॉब्ली तीसरे चौथे दिन में भी मैच खत्म हो सकता है। इसीलिए कोशिश बस ये की जा रही है कोई भी जीते, कोई जीते जरूर, ये ना हो कि टेस्ट मैच जो है वो भी तीसरा भी ड्रॉ हो जाए। अच्छी परफॉर्मेंस या जीत जिसे कहा जा सकता है वो आपकी खामियां छुपा देती है। जहां पे हम अब बाबर, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक की तारीफें हो रही हैं, एवरीबडी इज ट्वीटिंग फॉर देम, जितने इंटरनेशनल क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो उनके हक में। दूसरी जानब हमारी बॉलिंग आउट नहीं कर सके हम, जहां पे हमें मुसलसल हम आउट हुए, हमारी पूरी कहना चाहिए हमारी ऑलमोस्ट 7 + 10 कोई 17-18 विकेटें हमारी गिरी। वहां पे हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वैसे आउट नहीं कर सके पूरे इस टेस्ट के अंदर। हालांकि बॉलिंग भी हमारी बहुत अच्छी है, आई बिलीव एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे रही हम अगर अपनी खामियों की बात करें इस कराची टेस्ट के हवाले से? देखिए खामियां आप सही कह रहे हैं, जीतता है ना बंदा तो वो सारे पेपर ओवर हो जाते हैं क्रैक्स। लेकिन अच्छी बात आपको मैं ये बताऊं, बॉलिंग की बुरी बात तो यही है कि बॉलर्स विकेट नहीं ले पाए। पहले 2 दिन तो थोड़ी बहुत बॉल जो है वो पिच में जान भी होती है, पढ़ के भी निकलती है, बाहर अंदर भी आती है। लेकिन वही बात है, प्लान वही था कि हम भी ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह थकाएंगे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में हमें थकाया। तो प्लान इसी हिसाब से था, पिच भी उसी हिसाब से थी। तो बॉलिंग जितना भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर पाती। हाँ, यही आप सेम सिचुएशन अगर उल्टी कर दें और पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल बनाया हुआ होता तो पाकिस्तानी स्पिनर्स यकीनन ऑस्ट्रेलिया की जो है वो 10 विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं। बुरी बात यही है कि विकेट्स नहीं ले पाए। पिच की कंडीशंस भी कुछ होती हैं, टेस्ट मैचेस में थकन का भी एक होता है। T20 में आपने 4 ओवर कराने होते हैं, टेस्ट में आपको लंबे आपको कम से कम 4 ओवर का तो एक स्पेल कराना होता है। तो ये चीज भी देखनी चाहिए कि वो बेचारे PSL खेल के आ रहे हैं, शाहीन वगैरह, हसन अली, तो उनके लिए थकन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो बस अब लाहौर में फ्रेश होके जाएं, मंडे को कोशिश करें कि जी कॉफी शॉफी एस्प्रेसो पी के जाएं और जो है धुआंधार किस्म की बॉलिंग करें, ऑस्ट्रेलिया को आउट करें। आई होप कि अच्छा रहे। मे बी थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद अवान, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमारे साथ मौजूद थे, कल के मैच के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद मुलाकात करवा रही हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर से, उनके साथ कुछ गपशप कर रही हैं। देखते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफी में आज मेरे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है जी। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए सबसे पहले, और मैं सुपर एक्साइटेड थी आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप मतलब पॉलिटिक्स में कैसे हैं? जी, एक तो बड़ा वाज़ेह है, मेरे वालिद भी मुझसे पहले 4 दफ़ा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। और ज़्यादा आई थिंक उनका सबसे जो तारीखी इलेक्शन था वो 1977 का इलेक्शन था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी टर्म पूरी की। तो उस वक्त जो इलेक्शन हुआ तो उसमें उस वक्त जो एक अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई थी, तभी 9 जमातें इकट्ठी हुई थी। तो उनमें से बहुत चंद लोग अपनी नशिस्तें जीते। तो उनमें एक मेरे वालिद भी थे 77 में। वो तो खैर उसके बाद मिलिट्री कू हो गया और वो इश्यूज़ बन गए। लेकिन ये कि एक हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है। और फिर मैंने 2002 में अपना पहला इलेक्शन लड़ा और 1999 का जो मिलिट्री कू था वो अपनी आंखों से देखा। तो उसके बाद से अगर आप कोई स्ट्रगल कह सकते हैं तो एक तो ये कि 2002 का इलेक्शन लड़ा जो कि मैं हार गया, और वो जो बीच में 2002 से 2008 के साल थे वो स्ट्रगल के साल थे। आप नेशनल असेंबली में मेरे ख्याल में इलेक्ट हुए, 3 टाइम्स आप विन हुए। जी, अब तक के आपके कौन से जो बिल्स हैं, कुछ 1-2 स्पेशल जो आपको याद है आपने वो बिल पास किए? जी, मेरे बिल आज तक पास नहीं हुए, थोड़े से मुश्किल बिल्स थे। मसलन मेरा जो मोस्ट रीसेंट बिल था जो कि जनवरी में मैंने सबमिट किया, वो ये था कि ख़वातीन को जो वरासत का हक है उसको आइन का हिस्सा बना देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अमेंडमेंट पेश की। अब अगर अल्लाह ताला के करम से हमारी गवर्नमेंट आई तो शायद पेशरफ्त इसमें होगी। लेकिन ज़्यादा बिल मेरे जो पर्सनली थे वो थे जो जिनसे हम चाहते हैं कि कोई ना कोई मुल्क में जो जमहूरियत का तरीक़ेकार है वो बेहतर हो।
अगर मैं आपसे पूछूं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, तो आपको क्या लगता है कि हमें बहुत उम्मीद है कि इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपोजिशन की गिनती पूरी है। अच्छा है, क्योंकि 172 कम से कम चाहिए, और ये हमने 172 जो हैं वो 3 मार्च 2021 को, आज से 1 साल पहले, यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेट का इलेक्शन के लिए उम्मीदवार थे तो उनका जो रिजल्ट था वो था 172 163 हमारे हक में था। 172 हम 1 साल पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, अभी भी इंशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और उम्मीद तो यह है कि इस दफ़ा 172 से ज़्यादा नंबर हो। अच्छा, लेट्स सपोज अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपने कहा बिल्कुल जीत जाएंगे, तो अगर जीत जाते हैं तो पीडीएम ने मिलके क्या डिसाइड किया कि हु इज नेक्स्ट, किसको चूज? जी, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जो कि हमेशा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होते हैं, तो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब होंगे। इस पे सबका इत्तेफाक है कि वही, उनके एक तो चूँकि कौमी असम्बली में नंबर्स काउंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो तादाद है अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली की, मुस्लिम लीग नून के पास है 84, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी है जिसके 56 हैं, फिर एमएमए के 15 हैं, और जो हमारे और लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो बड़ी वाज़े तौर पे इसमें कोई इबहाम नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ही इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा मोल्ड करते हैं कि मैंने आपका ट्वीट देखा मेरे ख्याल में जर्मन लैंग्वेज में। जी जी। तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ी बहुत फ्रेंच भी आती है, लेकिन आप बड़े यूएस से हैं, तो ये सारी क्या आपकी मिस्ट्री है कि आपने लैंग्वेजेस भी कोर्सेज किए हैं या आपको इंटरेस्ट है? या जी, मैं जब अमेरिका में पढ़ने गया तो मुझे फ्रेंच का शौक था, तो मैंने 6 महीने के लिए कोर्स तो मुझे बुनियादी फ्रांसीसी ज़बान आती है। अच्छा, बेसिक जो है मैं पढ़ लेता हूँ, और कुछ समझ भी लेता हूँ। समझना ज़रा मुश्किल है बोलने में, लेकिन ये कि उसको पढ़ने में और उसको इस्तेमाल करने में थोड़ी सी जो है वो आसानी है उसकी वजह से। दूसरा ये कि चूँकि मेरा उसमें मगरबी क्लासिकी मौसीकी में बहुत इंटरेस्ट है, जिसमें जर्मन बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसके इंटरेस्ट में, उसको जानने में, समझने में, तो कुछ जर्मन भी पिकअप की है, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर जरूरत पड़े। यानी मुझे लगता है शायद मे बी योर इंटरेस्ट और हॉबी, तो आप वो भी इतनी टफ रूटीन में उसको मैनेज करें, ऐसे ही है? नहीं, ये हकीकत ये है कि ये सब डिविडेंड्स हैं अपनी, जिसे हम कह सकते हैं जवानी के दौर के, जब इतनी मसरूफियत नहीं थी। और अगर मैं आपके प्रोग्राम के जरिए, चले नसीहत नहीं कहते, एक हम सजेशन कह देते हैं यंग लोगों के लिए, कि जब आप यंग हो, आपके पास वक्त हो, तो ज़रूर कोशिश करें जितना इल्म हासिल कर सकते हैं, किताब के ज़रिए, अब तो नेट के ज़रिए जो भी कर सकें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्या अभी भी किताबें पढ़ते हैं? मैंने कहा जी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन असल जो मेरा असासा है वो मेरी जवानी की पढ़ी हुई किताबें हैं जो मेरे काम आ रही हैं। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है ट्रेड अब बेटर है या उस टाइम पे जब आप थे? नहीं, ट्रेड अब बेहतर है, क्योंकि दुनिया के हालात बदल गए। ट्रेड इसलिए बेहतर हुआ है, पाकिस्तान का ट्रेड जो है वो प्रैक्टिकली एक बैंड में इस वक्त मुक़य्यद है। जब दुनिया में कमोडिटीज़ जिनको कहते हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा ट्रेड इम्प्रूव हो जाता है। तो जब भी कमोडिटीज़ की कीमत इम्प्रूव होगी तो पाकिस्तान का ट्रेड इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज लेट्स से कि कॉटन जो अगर $50 की थी तो आपको एक प्राइस मिल रही है, जब वो कॉटन $100 की हो गई या $80 की होगी तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। तो कोविड के बाद ये क्राइसिस हुआ है दुनिया में कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, जिनमें कॉटन भी है जो हमारा प्रिंसिपल हमारा एक्सपोर्ट है। तो उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट में कमोडिटी प्राइसेस डिप्रेस थी, उस वक्त तेल की कीमत भी कम थी, तो उसकी वजह से हमने जो मैक्सिमम किया वो पहले साल में हमारा 2013-14 जो था उसमें हमने 25.1 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, जो पिछले साल तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाई एक्सपोर्ट थी। पिछले साल थोड़ी सी ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ये कि ट्रेड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें बहुत गौर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं जिनसे बड़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ, अल्लाह ताला के करम से मुझे बहुत मौका मिला, अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। बाहर के लोगों को वो समझते हैं कि कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शराइत हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल है। तो अगर मैं आपके प्रोग्राम में पंजाबी बोल सकूं तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो कहते हैं कि अगर रोटी बेचने से काम हो सकता है तो पराठा बनाकर बेचने की हिम्मत
मेहनत क्यों की जाए। तो इसलिए तो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है वो ये है कि वो ये इंसेंटिव्स दे सके कि खास तौर पर नए लोग अभी नए लोग एक्सपोर्ट में नहीं आते, मुश्किल काम है। तो नए लोग अगर आए जो नई प्रोडक्ट्स लेकर आए, पाकिस्तान में इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यंग लोग वेब पे काम कर रहे हैं और नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को दुनिया पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना वो एक अलग चैलेंज है। आई होप कि वो आने वाले दिनों में होगा और उससे जो असल जो ट्रेड बेहतर होना है वो तब होना है कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ हैं, कॉटन है या राइस है, उससे बाहर निकलेंगे और नई सेक्टर्स में खोलेंगे तो वहाँ फिर बेहतरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक आइडिया दी जितनी भी यूथ और यंग जनरेशन हैं उनके आइडियाज़ डेवलप करने के लिए। और लास्ट वन, उसके बाद हम थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ जाएंगे, वो ये कि जिस तरह से आपसे आज मुझे डिस्कशन करके तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सब कुछ और टफ रूटीन दैन आपकी क्वालिफिकेशन भी सब कुछ, फैमिली के लिए आप इन सब से हट के किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं? जी नहीं होता। मैं अगर मुझे कोई दुख है इस पब्लिक लाइफ में आकर, वो यही है कि मैं अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे सका। मैं मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, मैं उनको बड़ा होते हुए नहीं देख सका। आपको चाय ज़्यादा पसंद है या ग्रीन टी? कॉफ़ी। अच्छा, चाय और ग्रीन टी बोथ नहीं, ब्लैक कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी इंडीड। देख लें, सब लोगों को चल गया होगा कि मैंने आपकी पूरी वर्किंग की है। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तानी फिल्में ज़्यादा पसंद है या हॉलीवुड? हॉलीवुड। आखिरी पाकिस्तानी मूवी कौन सी देखी? खुदा के लिए गालिबन, काफ़ी अरसा हो गया। आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव पे किसके साथ गए? जी बेगम के साथ ही गया हूँगा, लेकिन अब बड़े अरसे से वक्त नहीं मिला ये काम करने का। नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आ रहे हैं? जी जैसे ही उनके डॉक्टर इजाज़त देंगे उन्हें। छुट्टियों पर रेस्ट करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? जी कभी तो नथिया गली जाते हैं मोस्टली, लेकिन आजकल अपने घर जाते हैं। मैं अपने घर पर सो ही लूँ, यही मेरी छुट्टी है। इन दोनों में से किसको सियासत छोड़ने का मशवरा देंगे, परवेज खटक या असद उमर? इमरान खान। ओके। इनमें से मिनिस्ट्री छोड़ने का मशवरा किसको देंगे, मुराद सईद या फवाद चौधरी? इमरान खान। खुर्रम दस्तगीर अगर आज नून लीग में ना होते तो पाकिस्तान किस जमात में होते? जी फिर नहीं ना होते सियासत में, क्योंकि हमारा ख़ानदान जो है, मेरे दादा जो थे उन्होंने 1936 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो हम अब 100 साल होने लगे हैं मुस्लिम लीग में है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसी में है और उम्मीद है रहेंगे इंशाल्लाह। एक पाकिस्तान के साथ चलती आ रही है, शायद आपके फादर नहीं, पाकिस्तान को देखने का एक ख़ास जाविया है। पाकिस्तान की मिट्टी से एक मोहब्बत है जो हमारे चल रही है, उसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है और इस मुल्क के लोगों का दुख यही है कि हम अपने मुल्क के लोगों को जमहूरियत ना होने की वजह से अभी तक इस कौम का हिस्सा नहीं बना सके। यही मिशन है आगे वाले जमाने में इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। अच्छा, और अब आपसे एक वर्ड होगा जो आपके माइंड में आएगा, फर्स्ट वन आपने वो डिसाइड करना होगा। बिरयानी, मटन पुलाव, सी फूड, श्रिम्प, खादिम आला, एडमिनिस्ट्रेटर, इमरान खान, नालायक, आसिफ अली जरदारी, शातिर, मौलाना फजल रहमान, बहुत शातिर, वेरी नाइस, सियासत, खिदमत, म्यूजिक, जरूरी, स्विमिंग, एक जमाने में करते थे, अब नहीं करते। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छा आज का रैपिड फायर और ये लास्ट वन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। थैंक यू। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही है। अब से कुछ देर पहले ही इनफैक्ट ISPR ने 23 मार्च में पाकिस्तान के हवाले से एक ऑफिशियल मिली नगमा रिलीज़ किया है। इसमें भी पाकिस्तान की मोहब्बत का जिक्र है। सिंस 23 मार्च इज़ हियर। सो हम इससे पहले कि ब्रेक लें, हम आपको ये मिली नगमा दिखाते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे एंड वापस आएंगे। सो देखिए ये खुसूसी नगमा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स टू शेयर विद यू, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, एक अच्छी खबर है, अब शुक्र है वो कोविड के हवाले से। कम से कम कोविड का दी एंड तो नहीं हुआ, लेकिन कोविड के हवाले से जो पाबंदियां हैं उनका दी एंड ज़रूर हुआ है। मुल्क भर में जो कोरोना केसेस हैं उनकी शरह तकरीबन 1.42% पर पहुँच गई है, और उसके बाद NCOC ने तकरीबन सभी जो पाबंदियाँ हैं तकरीबन उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। वेदर शादी की तकरीबात, आपका मेल जोल है, इसके अलावा फासला है मसाजिद के अंदर या दीगर मामलात हैं, उसमें आसानी नरमी कर दी गई है। असद उमर साहब कहते हैं कि वबा तो चलती रहेगी, लेकिन वैक्सीनेशन में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने पाबंदियों में नरमी का जो ऐलान किया है, और हम दोबारा भी इकदाम कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो। मार्केट्स, बाजार, अगर हम देखें आउटडोर इवेंट्स हैं, खेलों की सरगर्मियों में, जबकि मजहबी इज्तिमात पर जो तमाम तरह पाबंदियाँ लगाई गई थी इनको ख़त्म कर दिया गया है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वैक्सीन लगवाने की पाबंदी जारी रहेगी, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो लिहाजा एक अच्छी बात है। और हमने देखा था कि 2-2.5 साल पहले जो वबा आई थी, इसकी वजह से बहुत हमारी जो ज़िंदगी है उस पर इम्पैक्ट आया था। हमारी रोज़मर्रा जो एक लाइफस्टाइल था उसके पैटर्न्स भी ख़राब हुए थे, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिर बहुत सारे लोगों को इस पर कोरोना की वजह से इफेक्ट भी हुए और इंतकाल हुआ, बहुत अहम शख्सियत का इंतकाल भी हुआ। कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। उसकी वजह से ऑन एंड ऑफ गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई थी, और बड़े बेहतरीन अंदाज में हमने इन 3-4 वेव्स बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया, और अब फाइनली ये पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कोरोना भी खत्म। अच्छा, विदाउट नेमिंग एनीवन, मतलब मैं अपनी जब कॉन्टेक्ट लिस्ट देख रहा था पिछले दिनों में, तो कई ऐसे लोग थे, सीनियर सहाफ़ी भी थे, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी थे। आई वाज जस्ट सीइंग, और मैंने देखा उसमें कितने लोग थे जो कोविड की वजह से फौत हो गए, इंतकाल हो गया उनका। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि हम लोगों ने सर्वाइव किया, काश ये लोग भी सर्वाइव कर जाते, लेकिन मौत का एक वक्त है और वो अल्लाह की तरफ से है, वो जब लिखा हुआ है वो तब आना है। जितने भी लोग चले गए, हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करें और उनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन दूसरी जानिब खुशी की खबर ये है कि अब काफ़ी हद तक हमने इसको फाइट किया, और इसमें मैं अगर आप कहें या ना कहें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का क्रेडिट बहरहाल इसमें मौजूद है। जो टाइमली इनिशिएटिव्स लिए गए, जो वैक्सीन के हवाले से गलतियां कोताहियां भी हुई, परफेक्शन नहीं थी बहुत से मामलात में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से निपटा, और शायद यही वजह है कि WHO ने और वर्ल्ड के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। लेकिन इमरान, दूसरी जानिब देखें तो यूरोप या वेस्ट में जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंडिया में हमने इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी, और वही वेव चूंकि पाकिस्तान में भी मौजूद थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बेहतर अंदाज में, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो, सोशल डिस्टेंसिंग को, दीगर मामला, तो बहुत बेहतर अंदाज में इसको किया। अल्लाह करे कि आइंदा आने वक्त में ये वबा खत्म हो और हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इसी नोट पे जी एहतियात आपने अभी भी करनी है, कोविड खत्म नहीं हुआ, पाबंदियां, और घबराना भी नहीं है आपने, ठीक है। ये भी जरूरी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे पास क्या है, दिखाते हैं आपको लाइनअप। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं बताएंगी जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर के फनपारों की नुमाइश के बारे में। सेगमेंट माइंड मैटर्स में बात करेंगे डॉक्टर शाजी अनवर की किताब यूरोपियन थिएटर की तारीख पर, और मदीना में सोलो शो करने वाली पहली पाकिस्तानी मुसव्विरा राबिया जाकिर होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, चूंकि आज फ्लैग्स डे है, यानी कि हमारा सेगमेंट फ्लैग्स चलने वाला है, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के जो पोते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, उनके फनपारों की नुमाइश हुई। सना हुमायूं वहाँ गई, उन्होंने क्या देखा दिखाते हैं आपको आज के फ्लैग्स पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और वंस अगेन वेलकम टू फ्लैग्स। आपको खुशामदीद कहती हूँ एक खूबसूरत एग्जीबिशन में। एन आर्टिस्ट बोर्न इन अ पॉलिटिशियन, मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो की पहली एग्जीबिशन इस्लामाबाद में हो रही है, और ही इज़ अ वेरी यंग प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एंड ही इज़ ब्रॉट अप द सिंध कल्चर इन द कैपिटल सिटी। तो आज का ये एग्जीबिशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि ये एग्जीबिशन कैसा है।
बांग्लादेश एम्बेसडर मैनुअल ड्वेरन के साथ, जो कि यहाँ पर के एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट भी हैं और यंग आर्टिस्ट को प्रमोट भी करने आए हैं और अप्रिशिएट भी करने आए हैं। योर एक्सेलेंसी, इट्स प्लेजर सीइंग यू अगेन। Thank you very much. Likewise. सो आई वुड लाइक मुझे इस ज़बरदस्त नुमाइश के बारे में बताएं। wonderful art exhibition which I am finding a very different one. Well, I'm loving it. I haven't. मुझे तो ये नुमाइश बहुत पसंद आई है। मैं इस फनकार को भी जानता हूँ। इनके फनपारे मुझे बहुत पसंद आते हैं। इनके फनपारों में पाकिस्तान की सही अक्कासी की गई है। आज यहाँ ये तमाम फनपारे देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। इन फनपारों में इंडस वैली कल्चर को बयान किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तारीख बर-ए-सगीर में बहुत पुरानी है। इन फनपारों में बताया गया है कि हम किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमें इन इक़दामात की बहुत ज़रूरत है। आज इंसान इन पुरानी सिविलाइजेशंस को तबाह करने पर तुला हुआ है। इस तरह की नुमाइश से हम अपने तारीखी विरसों को बचा सकते हैं। The essence of the subcontinent of this country. How important is for the young people? आपके ख्याल में नौजवानों में इस किस्म के आर्ट का रुझान कितना ज़रूरी है? Well, it is very important because through art you leave your world. आर्ट बहुत ज़रूरी है। आर्ट किसी भी मुआशरे की पहचान होता है। एक मुआशरे में रहते हुए अगर आपने किसी दूसरे मुआशरे के बारे में जानना हो तो आर्ट ही आपको वो जानकारी देता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। मैं यहाँ काफ़ी फनकारों से मिल चुका हूँ। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा भी किया था। NCA एक ज़बरदस्त आर्ट स्कूल है। पाकिस्तान ने अब तक बहुत ज़बरदस्त फनकार पैदा किए हैं। Problem in producing talents and artists. I would like to know as जनाब सफ़ीर, अब मुझे दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात के बारे में बताएं। कोरोना के बाद इनमें क्या तब्दीली रोनुमा हुई है? Make the world upside down. So is it really changing the dynamics of relationship? Well, actually, I know you're right about COVID, but funnily and paradoxically, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और स्पेन के माबैन दो तरफा ताल्लुकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने दौरे भी किए हैं। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए थे। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी स्पेन का दौरा किया था। ये दोनों दौरे बहुत कामयाब रहे। दोनों वज़रा ने बहुत से अमूर पर तबादला ख्याल किया जिनमें सकाफती, तिजारती और समाजी पहलू शामिल हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने कराची में एक तकरीब मुनक़िद की थी। इसमें हमने स्पेन से एक ख़ास कुक को दावत दी थी। उन्होंने वहाँ मज़े के स्पेनिश खाने बनाए। कराची वालों ने पूरा हफ्ता स्पेनिश खाने खाए जो उन्हें बहुत पसंद आए। enjoy the Spanish cuisine, and so a flamenco group is coming soon. Yeah, in May. So yeah, it's going well. I would like to know now how ज़बरदस्त। मुझे अब ये बताएं कि दोनों मुल्कों के माबैन सकाफती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या काम हो रहा है? क्या किसी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है? Where we can promote literature, art, where we can exchange our artists. Well, yes, that's what we're trying hard. For the moment, we are bringing. जी हाँ, हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पेन का पपेट आर्ट यहाँ लेकर आया हूँ। इसे हम पहले लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद हम बाकी शहरों में भी जाएंगे। ये एक छोटी सी काविश है जिससे पाकिस्तानी स्पेन और स्पेन के फनकारों के बारे में जान सकेंगे और इनसे मिलने की ख्वाहिश भी करेंगे। इस साल कल्चरल एक्सचेंज के लिए हमारे पास बहुत गुंजाइश है। But yeah, it's this year a lot of things are going to happen in the cultural sphere. Yeah. Fantastic. So, Your Excellency, I heard that. जनाब सफ़ीर, मैंने सुना है कि आपका टेन्योर बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मुझे ये बताएं कि आप कब तक यहाँ रुकेंगे? Going to stay here and how you're making it more special. Well, I'm going to stay here until summer. मैं बस इन गर्मियों के आखिर तक यहाँ रुकूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन आखिरी दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ और पाकिस्तान घूमूं, लेकिन मैं इस शानदार मुल्क के साथ जुड़ा रहूँगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मेरी काविशें और इनके नताइज यहाँ हमेशा कायम रहेंगे। And my deputy head of mission is very much involved in all the cultural events. So this is not going to stop just because I'm leaving. No way. But I wish you a मैं wonderful. चाहती हूँ कि आप जहाँ भी जाएं आपको कामयाबियाँ मिलें। पाकिस्तान की याद और यहाँ के लोगों का प्यार हमेशा आपके साथ रहे। People will always be. Of course, I will. जी हाँ, पाकिस्तान और यहाँ के लोग मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। Never leave Pakistan in a way. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.
I am with a brilliant artist, Zulfikar Ali Bhutto. And he's a very promising one. He mixed art with an intellect, what I can feel like. Zulfikar, जुल्फ़िकार, इस्लामाबाद में अपनी पहली नुमाइश करने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। and welcome to city. Thank you so much. आपकी बहुत शुक्रिया. I'm very happy to be in Islamabad. लोग यहाँ पर बहुत मेहरबान हैं, बहुत kind हैं. And it's been such a lovely process being here. I must say, इस्लामाबाद आर्ट और लिटरेचर का गढ़ है। मुझे अपने फ़न के बारे में बताएं। ये बचपन से ही आपके अंदर था या कहीं से आपने सीखा है? just realize I just want to be an artist. What's the story here? I always wanted to be an artist. बचपन से मैं जानता था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा. और ये भी है कि I went, I really tried. I initially did geography. मैंने शुरुआत ज्योग्राफी और माहौलियाती मुताले से की। फिर मैंने अपनी फील्ड चेंज की और मैंने फाइन आर्ट्स में मास्टर किया। मैंने यूएस से आला तालीम हासिल की और वहाँ बेशुमार प्रोजेक्ट्स भी किए। मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स टेक्सटाइल पर किए हैं। एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल और प्रिंट मेकिंग में मेरा खासा तजुर्बा है। ये मेरा पसंदीदा मशगला है। अब जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं दरिया सिंध के मसाइल को उजागर करना चाहता हूँ। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले इस्लामाबाद आया। Important that I first bring this show to Islamabad. Fantastic. Okay, so how important? मुझे ये बताएं कि एक यंग आर्टिस्ट के लिए मार्केट में अपना नाम बनाना कितना मुश्किल है। ऐसी मार्केट जहाँ सारी जगह कमर्शियलिज्म ने ले रखी है। आपके पास क्या प्लान है? Plans you have to promote art and keep the pace alive. As an artist such as myself, Alhamdulillah, I've been able to have a. मुझे आर्ट से जुड़े 7 साल हो चुके हैं और मैं दूसरे फनकारों के लिए जगह बनाना चाहता हूँ। मैं सिंध के नौजवान फनकारों के लिए काम करना चाहता हूँ ताकि उनको भी मौके मिले। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के नौजवान फनकारों के पास करने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। वो अपना आर्ट दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमारी रियासत इन फनकारों के लिए कुछ करे। मेरा ख्वाब है कि मैं खुद को ऐसी जगह पहुँचा दूँ जहाँ मैं इन नौजवान फनकारों के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो आप करना चाहते हो वो करते रहो। कोई भी आपसे आपका फन नहीं छीन सकता। To give anyone any advice, it would be to always stay true to what you believe in, even if it comes at an expense, because that is something that no one can ever take away from you. Thank you. I am thinking and I am seeing. मुझे यहाँ सिंधी सकाफत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सिंधी सकाफत को इस्लामाबाद में लाने का मतलब ये है कि आप कल्चरल बैरियर्स को ख़त्म कर रहे हैं। सकाफत किसी भी माशरे की पहचान होती है। आप क्या कहते हैं? Literature for the prosperous future of it. Art is a sign of our humanity. Art is a sign that we are फन human. इंसान की नुमाइंदगी करता है। फन से हम दूसरों को अपने जज्बात के बारे में बताते हैं। फन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोगों को बेहतर कल की आस दिलाता है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे की ये जिम्मेदारी है कि वो आर्ट को प्रमोट करे। एक चीज जो फनकार के फन को मार देती है वो उसके मुआशी हालात हैं। The one thing that stops artists from being artists is economics. Fantastic. It's pleasure meeting you. Congratulations, and I hope so that you will coming again here really soon. Inshallah ta'ala. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरियन एम्बेसडर सो संगपाओ के साथ एंड इट्स जनाब सफीर, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। योर एक्सीलेंसी टेल मी अबाउट दिस होल। जनाब सफीर, आपको ये नुमाइश कैसी लगी? I was told from my staff in the embassy that there are like now. मुझे ये नुमाइश बेहद पसंद आई। इस नुमाइश में सिंधी सकाफत और इंडस वैली सिविलाइजेशन की नुमाइंदगी की गई है। मुझे हैरत हुई ये देखकर कि इस नुमाइश में मॉडर्न टेक्निक के जरिए हजारों साल पुरानी सकाफत की इक्कासी की गई है। So I was surprised. So yeah, very good and actually I liked this very much. मुझे लगता है कि हमें आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है। हम किस तरह कोरिया और पाकिस्तान को इस ज़मन में इकट्ठा कर सकते हैं? इस ज़मन में इकट्ठा होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान फनकारों के रवाबित को फ़रोग़ दिया जाए। इसमें दोनों ममालिक और यहाँ के सिफारतखानों का किरदार निहायत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कोरिया में पाकिस्तानी सिफारतखाना और पाकिस्तान में कोरियन सिफारतखाना मिलकर एक ज़बरदस्त नुमाइश का इनेकाद कर सकते हैं। इससे दोनों ममालिक के फनकारों को एक राह फराहम होगी।
excellent, wonderful exhibition. Fantastic. And now, Your Excellency, a very... जनाब सफ़ीर, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और कोरिया के सिफारती ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? And Pakistan going on. Recently, कोरोना के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। पाकिस्तान से बहुत से लोग कोरियन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। काम की गर्ज से पाकिस्तान से कोरिया जाने वाले लोगों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। कोरोना की वजह से इस चीज़ में ठहराव आ गया था, लेकिन अब ये प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात और ताउन इस वक्त बहुत अच्छे हैं। So I'm very happy about that. So we are looking forward to more. मुझे उम्मीद है कि ये ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार होंगे। जी हाँ, दोनों ममालिक के माबैन तकरीबन हर शोबा तरक्की कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आर्ट का शोबा भी जल्द तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। I hope that we continue to increase our cooperation. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. फैंटास्टिक एग्जीबिशन। तमाम एम्बेसडर्स जो यहाँ पर आए थे उन्होंने इस एग्जीबिशन को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया एंड आई होप दैट यू हैव आल्सो एंजॉयड दिस। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। और अब बात करते हैं कुछ यूरोपियन थिएटर के हवाले से, जो कि किताब है शाजिया अनवर साहिबा की। इसके अंदर क्या मौजूद है आज के माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक इस पे बात कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। किताबों के हवाले से बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी दिलचस्प बातें कही जाती हैं और एक दिलचस्प सवाल जो है वो पूरी दुनिया भर में एक खेल का हिस्सा है और वो ये है कि अगर आपको किसी जजीरे पे जाना पड़े और वहाँ पे ज़िंदगी तनहा बसर करनी पड़ी तो आप कौन सी किताब लेके जाना पसंद करेंगे? और इस तरह के सवाल के फिर लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। ये तो खैर एक इंतहाई शदीद नोयत का सवाल है, लेकिन जनरली भी जब आप ट्रैक पे जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वो आपकी शख्सियत को निखारता है, पर्सनैलिटी को बाकायदा ट्रांसफॉर्म करता है। और उसमें अगर कोई ऐसी किताब का साथ हो तो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आपका कोई नया जन्म हुआ है और इतनी एक फिक्री कम से कम एतबार से हम कह सकते हैं कि नया जन्म हुआ है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, प्लेयर्स ऑफ फिलॉसफी है, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी है, सोफीज वर्ल्ड है, जिसको हम कंपाइलेशन कहते हैं। ये खूबसूरत रब्त के साथ पूरी हिस्ट्री को बांध के रख देना। इस तरह की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू यूरोपियन थिएटर, हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम ग्रीक पीरियड टू 20th सेंचुरी। डॉक्टर शाजिया अनवर शीमा हमारे साथ इस वक्त मेहमान है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये किताब लिखने का आपको ख्याल बेसिकली यूरोपियन थिएटर पे बहुत सारा काम हुआ है, उर्दू में बहुत कम हुआ है। अहमद अकील रूबी हैं, उन्होंने ग्रीक लिटरेचर पे किया है, ग्रीक थिएटर पे किया है, लेकिन आपको ये ख्याल कैसे आया कि इसको, जैसे आपने अभी कहा कि ये जो ख़ास तौर पे यूरोपियन थिएटर है, इस पे बहुत ज़ख़ीम किताबें भी आपको मिल जाती हैं, 400 सफ़े की किताब भी आपको मिल जाती है। और ये जो किताब है इसमें कम अज़ कम ये रेफरेंस बेस है और इसमें कम अज़ कम 91 रेफरेंसेस जो हैं वो दूसरी किताबों के ऐड किए गए हैं, तो इसका सारा मटेरियल बहुत ऑथेंटिक है। और इसको लिखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब मैं ये समझना चाह रही थी कि यूरोपियन थिएटर कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँचा, कितना वो इन्फ्लुएंस हुआ, कितना उसने इन्फ्लुएंस किया परफॉर्मिंग आर्ट को, तो कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी, इंफॉर्मेशन कहीं से मिलती नहीं थी। मेरे ज़हन में ये बात सबसे पहले आती है कोई भी बात समझते हुए कि एक बात अगर मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ तो मैं ये फ्यूचर में समझा कैसे पाऊंगी। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसका एक वे आउट निकाला कि इतनी ज़ख़ीम किताबें जो हैं वो अब मेरे बाद किसी और को ना पढ़नी पड़े। तो मैंने ये सोचा कि हर ज़माने का जो आर्ट होता है, वो विजुअल आर्ट हो, वो लिटरेरी आर्ट हो, वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, वो आईना होता है उस ज़माने की पॉलिटिक्स का और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स का। तो अगर मैं इसको उस वक्त की पॉलिटिक्स और फिलॉसफी से अलग कर देती हूँ तो मैं इसको कभी भी समझ नहीं पाऊंगी। फिर मैं इसी तरह की टामक टोइयाँ ही मारती रहूंगी, जिसमें कहीं पे मुझे कोई एक ड्रामाटूज मिलेगा, कहीं पे मुझे कोई एक फिलॉसफी मिल जाएगी, फिर कहीं पे कोई थिएटर कंस्ट्रक्शन का कोई मैनुअल मिल जाएगा, लेकिन होगा ये कि उसको इकट्ठा करके ना तो मैं समझ पा रही हूँ ना मैं समझा पा रही हूँ। इस तरह की जो स्मार्ट किस्म की बुक्स हैं
मतलब हम मजीद आपसे कोई तवक्को रख सकते हैं कि इस तरह का एक खूबसूरत सा और काम किसी और मौजू को लेके? जी बिल्कुल, मेरा पाइपलाइन में है एक किताब है, वो है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, और वो भी बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा सफ़ात की किताब नहीं होगी। उसमें जो प्रोपेगेंडा है वो एंटीक्विटी के टाइम से लेकर कैसे होता चला आ रहा है, और जो हमारी ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं उसको कैसे डिफ़ाइन करती हैं। और अब जब मैंने उसको कॉग्निटिव सिम्योटिक्स की टर्म में, सिम्योटिक क्या है प्रोपेगेंडा की और अब हाइब्रिड प्रोपेगेंडा क्या है, वो ऑफ कोर्स उस पे जो है एक किताब जो है वो पाइपलाइन में है, और वो इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक ज़रूर आ जाएगी। डॉक्टर साहब, इस बुक में आपने ज़्यादा जो है, मतलब आपने जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपने ग्रीक लिटरेचर या ग्रीक थिएटर जो है, रोमन थिएटर जो है, या बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन थिएटर, उसको मतलब बहुत कम टाइम दिया। उसकी वजह शायद ये है कि ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा जाए, बहुत कुछ आई मीन ग्रीक थिएटर पे, ग्रीक थिएटर जो है उसने इतना ओवर शेडो कर दिया कि वो एक ऐसे बरगद के दरख्त की तरह बन गया कि फिर जिसके नीचे कुछ और पनप नहीं पाता था। अब वो पनप तो ये ऑलरेडी ये ऐसा है कि अब हमारे पास ऐसे लिखने वाले नहीं मिले जिन्होंने रूल डिफाइन किए, जिन्होंने टर्म सेट की। तो ठीक है, ऐसा हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो इतना ओवर पावर कर जाए कि नई जो तख्लीक है उसके लिए कोई गुंजाइश ही ना रहे, और आप ज़मानों तक, आप देखिए, आप सदियों तक आप कॉपी पेस्टिंग में ही लगे हुए हैं, आप उसमें से निकल ही नहीं सकते हैं। मैं अपनी मुल्क की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, निसाब की। यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश थिएटर और ग्रीक, इसकी तो बहुत ज़्यादा बाज़गाश सुनाई देती है हर जगह पे, लेकिन यूरोप तो बहुत बड़ा है और उसकी पूरी जो ट्रेडिशन है उसकी, तो मतलब ये भी आपके ज़हन में था कि ये कमी है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा? हमारे यहाँ और ये वेस्ट में यूरोपियंस जो हैं, अब जबकि मैं वहाँ पे पिछले 10 साल से यूरोप में ही हूँ, मेरा आना जाना है पढ़ाई के सिलसिले में, तो जो चीज़ मैंने महसूस की है वो ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान ने नाइंसाफ़ी की है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे आर्ट के मामले में। आप जर्मन आर्ट है, आप विजुअल आर्ट देख लें, या आप फ्रेंच आर्ट की बात कर लें, आप इटालियन की बात कर लें, वो हम तक क्यों नहीं, आई मीन इस 7 समंदर पार क्यों नहीं, वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे समझने वाले भी, समझाने वाले भी, लेकिन हम तक उस हद तक नहीं पहुँच पाया जिस तरह से हमारे पास शेक्सपियर जो है वो पहुँच गया। हम जो है हमें सरियलिज्म का उतना आइडिया नहीं है, हमें थिएटर ऑफ रिवोल्ट का उतना एक्सेस हमारे पास नहीं है, जितना कि हम ट्रेजिडी और कॉमेडी जो है उसमें फंस कर रह गए, और हम ब्रिटिश कॉमेडी और ट्रेजिडी से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। अच्छा, इसमें नाज़रीन को बताते जाऊँ कि ये बुक इस लिहाज से बहुत अहम और बहुत खूबसूरत है कि इसमें हर वो किताब जो आपको गूगल के लिए टर्मिनोलॉजी दे दे, आपको रास्ता दे दे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता ना कि जब तक हमारे पास टर्म्स नहीं होंगे, हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा, तो गूगल बेचारा क्या कर सकता है। तो ये आपको ऐसे हज़ारों सवालात, ये किताब छोटी सी किताब है लेकिन आपको हज़ारों सवालात दे दी गई गूगल करने के लिए। आपको मालूम मतलब नहीं है अगर वो कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या है, या कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशन क्या है, या एक टर्म रियली बड़ी नई थी कि न्यूज़पेपर थिएटर। ये बेसिकली क्या है? ये न्यूज़पेपर थिएटर जो है ये ब्राज़ीलियन एक्टिविस्ट थे, और बोल के नाम से उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई, उनका अपना नाम जो है वो बोल था, और थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड उनका थिएटर था। तो उनकी सारी की सारी मूवमेंट जो है वो प्रोपेगेंडा पे बेस करती है और एक्टिविज्म पे बेस करती है, और उसमें जो मेजर पॉइंट ये है कि आपने ऑप्रेसर के खिलाफ रास्ता कैसे निकालना है। तो ये जो न्यूज़पेपर थिएटर था, इसमें वो करते ये थे, जो खबरें आपकी अखबारों में सेंसर हो जाती हैं, तो एक ड्रामा कंपनी है, वो पहले खबरें ढूंढ लेती थी और शाम तक उनके पास खबरें होती थी, और वो उसको रोक लेते थे, अपने पास रखते थे। सुबह देखते थे कि क्या अखबार में वो खबर प्रिंट हुई है या नहीं हुई, और जो हुई है वो उनका रेट्रिक क्या है। और फिर जो खबर प्रिंट नहीं होती थी वो किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी जगह पे इकट्ठे हो जाते थे, और एक शख्स जो है वो अखबार हाथ में पकड़ लेता था और वो खबर पढ़ता था, और साथ बैठा हुआ कहता था कि सुनो सुनो, इसमें से ये मिसिंग है और ये बीच में से खा गए हैं, तो आओ मैं तुम्हें पूरी खबर सुनाता हूँ। और उसके बाद वो दौड़ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी और एक ऑपरेशन के अगेंस्ट उनका पूरा बहुत ज्यादा अरसा वो उनका ये तरीका था, और बहुत ज्यादा उनने आगे भी बहुत मीडियम
इंट्रोड्यूस किए हैं। आर्ट जो है वो सारे का सारा इन्फ्लुएंस्ड है 20वीं सदी की फिलोसॉफिकल मूवमेंट से। वो एंटी रियलिस्टिक और रियलिस्ट मूवमेंट्स हैं, और हमारे पास जितना भी मटेरियल पहुंचा है वो सारा क्रिटिक का तर्जुमा है। हम में से बहुत कम लोगों को खुद से पता होगा कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, क्वेयर थ्योरी क्या है, फेमिनिज्म क्या है। हमने डायरेक्टली उसको नहीं पढ़ा हुआ। अब आप फेमिनिज्म की मिसाल देख लें कि हमने उसको बाय नेम बना दिया है, कुछ किसी और लफ्ज़ का हमने उसको डिसेमेंटाइज कर दिया है, लेकिन फेमिनिज्म एक पूरी मूवमेंट है और उसका बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब है। वो नहीं है जो कि हम उसे औरत मार्च के साथ रिलेट करके आप देखते हैं। उसको जो समाजी पॉलिटिकल एक इस्तेमाल एक टर्म का आ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल, वो बिल्कुल उसके ऊपर शैडो आ जाते हैं, मतलब वो ब्लर हो जाता है बिल्कुल। एक्चुअली जब तक वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते तो बिल्कुल। और उसमें ये है कि थिएटर और आर्ट जो है, लिटरेरी आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट जब इन मूवमेंट्स के अंडर आया और फिर लोगों ने कहा कि रियलिस्टिक होना ये है, सरियलिज्म ये है, दादिस्ट जो हैं वो क्यूबिस्ट आर्ट आया कि जी डीह्यूमनाइज किया जाए, आर्ट को डीह्यूमनाइज किया जाए, उसको इंसान से हटाकर जो है वो प्रेजेंट किया जाए। वो इतना चल नहीं सका, फिर थिएटर में उसको एक्सपेरिमेंटेशन उसका हुआ। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैस मीडिया के, परफॉर्मिंग आर्ट के, थिएटर के और लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगी कि उनको बहुत सादा और आसान लफ्ज़ों में ABC समझा दी जाएगी कि ये जो बड़े बड़े फ़लसफ़े हैं जिसके लिए समझा जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, कोई फिलोसोफर ही मुझे समझा सकता है, ये बहुत आसानी से आपको उसकी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि आगे आपने कहाँ जाना है। आप खड़ा होने का आपको रास्ता मिल जाए तो आगे फिर कम से कम गूगल है आपके पास, उसके बाद तो रास्ते बेशुमार हैं, इंफॉर्मेशन तो हर जगह पे अवेलेबल होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद ऐसा है कि इस पे एक घंटा भी गुफ्तगू कर लें तो जो है तबीयत सैर नहीं हो सकती। नाज़रीन, एन इंट्रोडक्शन टू यूरोपियन थिएटर, हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम ग्रीक पीरियड टू 20th सेंचुरी, बहुत ही खूबसूरत किताब है, ये जरूर पढ़िएगा। देखते रहिए माइंड मैटर। अमेजिंग, लवली लवली लवली। सनूबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इनकी खूबसूरत सी आवाज़ सुनी, अब इनकी आवाज़ इनका तारुफ है। आप कमिंग सिंगर हैं, हमारे शो एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन करिए। सनूबर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सनूबर, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और आप बहुत अच्छा गाती हैं। अपनी इस जर्नी, म्यूजिकल जर्नी के हवाले से बताएं, शौक कब हुआ, कब से गाना गा रही हैं? मुझे हो गया तकरीबन 2015 के स्टार्ट में मैंने शुरू किया था जब मैं कॉलेज में थी। तो उस टाइम मुझे शौक क्योंकि बचपन से था, घर में सारे गाते थे, अम्मी को शौक था, अब्बू को शौक था, बहनों को शौक था, भाइयों को शौक था, तो हाँ सबको शौक था। तो वो उधर से अंदर एक चीज़ तो थी गाने वाली, लेकिन कभी वो हिम्मत नहीं आई कि लोगों के सामने गाऊँ। कॉलेज में जाके फिर जब पार्टीज़ और फन फेयर्स इस तरह चीज़ें होती थी तो उस पर मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती दे यूज्ड टू पुश मी कि यार जाओ गाओ, तुम अच्छी आवाज़ है, क्यों नहीं गाती हो। तो वहाँ पे दोस्तों की खातिर थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया था। फिर प्रॉपर जो लाइक सीखे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी में आके सीखे। यूनिवर्सिटी में लोगों को देख के ज़्यादा शौक हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा शुरू किया। और किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आप सनूबर अपने म्यूज़िक को लेकर? किस टाइप का म्यूज़िक आप सुनना और करना चाहती हैं? मैं बहुत पुराने गाने सुनती हूँ। मैं अक्सर गाड़ी में जब हम जा रहे होते हैं तो मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ कि दोस्तों को शौक नहीं होता इतना, तो मैं पुराने गाने लगा देती हूँ। कहते हैं क्या यार, मैं गज़लें, गीत पुराने सही उस टाइप की चीज़ें सुनती हूँ। आपको भी अपने दोस्तों में बुढ़ी रूह कहा जाता होगा या पुरानी रूह कहा जाता होगा, ऐसे होता है? हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा कहते हैं तुम्हें क्या रोग लगे हुए हैं। हाँ ज़रूर। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको पसंद है इस तरह के गाने सुनना, लेकिन स्टिल आप डू यू थिंक कि इसमें लर्निंग फैक्टर ज़रा ज़्यादा होता है, आपको थोड़ा म्यूज़िक की सेंस अच्छी आती है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक नए गाने तो चलें आजकल के हैं ही हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त ने पिछले दिनों एक बात की थी और मुझे बहुत हिट की थी। उसने मुझे कहा था हर आर्टिस्ट जो है ना उसके आपको 3-3 गाने मैक्स आने चाहिए। आपको हर आर्टिस्ट को स्टडी करना चाहिए, बहुत कुछ बंदा सीखता है उस चीज़ से। चलें, ये तो म्यूज़िक की हद तक बात हो गई। वाकई कोई रोग फैक्टर भी है? मैं हर मेल आर्टिस्ट से पूछता हूँ, मैं फीमेल आर्टिस्ट से भी सोचा आज पूछ लूँ, कुछ ऐसा भी है दैट मेक यू सिंग? क्या पूछा आप? वो दिल विल टूटे तो जरा आवाज़ में दर्द ज़्यादा आता है ना, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कभी?
दर्द तो आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दिल, वो डिपेंड करता है कि दिल आपका किस बात पे टूट रहा है। आई थिंक उस चीज पे ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, ये किस शिद्दत का टूटा है, बिल्कुल ये बात ठीक है। दैट्स अमेजिंग। आप गाने के साथ आप बोलती भी बहुत अच्छा है। आप हमें कुछ सुनाइए और हम चाहते हैं कुछ और भी आपसे सुने, कुछ और सुनाइए हमें। अच्छा, अब मैं पहले जो मैंने सुनाया था वो बाय द वे मेरा अपना सॉन्ग था जो कि मैंने बैंड के साथ कोलैबोरेट किया था। उसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे। बहुत क्रेडिट गोज टू फरहान बोगरा, खुमारियान के मेंबर हैं, उन्होंने लिखा था सॉन्ग और ये सॉन्ग भी बेसिकली उनका था और गाया मैंने था। तो अभी जो मैं गाने लगी हूँ ये थोड़ा सा नया गाना है, हमारा पाकिस्तानी एक ड्रामा है सिन्फ़े आहन। मुझे भी बताइए गाना सिर्फ आसिफ ने गाया, उनके साथ किसी खातून ने भी गाया? अच्छा, ज़ेब ने भी गाया। खैर ज़ेब इज आल्सो ग्रेट सिंगर, लेकिन आप बहुत अच्छा आप भी गा रही हैं, बहुत ही जबरदस्त भाई, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, एंड यू आर अ गुड एडिशन टू पाकिस्तान म्यूजिक सीन। तो क्या इरादे हैं आपके, ऐसे कंस्ट्रक्टिव किस्म के गाने आपने गाने हैं, मोटिवेशनल किस्म के, या फिर आप कुछ कमर्शियल, कुछ ग्लैमर, कुछ रोमांटिक ऐसी मेलोडीज भी गानी है आपने, क्या इरादे हैं सनूबर? मैं जो गाती हूँ गाने वो तो मोस्टली इसी टाइप के होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा सोशल मीडिया या यूट्यूब या इंस्टाग्राम देखा है, मोस्टली ऐसे थोड़े, मेरी कोशिश होती है थोड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स हों, मीनिंगफुल सॉन्ग्स हो। आई वोंट से कि रोमांटिक के अलावा, लेकिन मीनिंगफुल थोड़े सॉन्ग्स हों। सॉन्ग्स तो आपको हिट करने की बात है कि कोई सा भी आप सॉन्ग गा रहे हो आपको हिट कैसे कर रहा है, बट मेरी कोशिश होती है इस टाइप की। जैसे अब रिसेंटली मैं अभी सोच रही थी कि मैं कवर करूँ झूम का, जो कोक स्टूडियो का सॉन्ग है, तो बहुत मीनिंगफुल, बहुत मोटिवेशनल, बहुत दिल को छूने वाला सॉन्ग है। तो मैं भी आई एम प्लानिंग टू डू दैट। क्या कह रहे हैं? सिंगल कोई आने वाला है आपका अपना गाना जो आप रिलीज करने वाली हूँ जल्दी? कोशिश कर रही हूँ कुछ लिखने की। असल में घर में तो पोइट हैं मेरे मौजूद, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खुद कुछ लिखूं। तो इनिशियली आपको पता थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी कभी राइटिंग ऐसा आपका बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। कुछ भी टाइम जो लोग आपको पहली दफा ही बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सो एनीथिंग इफ यू वांट टू से टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? इतना है कि जितनी आप मेहनत करते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि हमारी हिम्मत बीच में आके ख़त्म हो जाती है, बट आई थिंक कि वो उसको आप बरकरार रखते हैं। मैंने ये चीज़ लाइफ में सीखी है, जितना आप ट्रस्ट रखते हो ऊपर और जितनी आप बरकरार रखते हो अपनी मेहनत, आप एक ना एक दिन कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हो। एंड आई होप कि मैं भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं वो अचीव कर लें। बहुत एक्सेल करेंगी, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी प्यारी आवाज़ दी है, आप इसी तरह से अच्छा म्यूजिक करती रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सनूबर हमारे साथ मौजूद थी, हमने उनसे गाने भी सुने, उनके म्यूजिक जर्नी के हवाले से भी सुना। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, लीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। राबिया जाकिर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मदीना में पहले सोलो शो का इनेकाद करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। राबिया जाकिर ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मदीने में सोलो शो का इनेकाद किया और सोलो शो में सऊदी अरब में जो बदलते वक्त को ईमान के सफ़र के तौर पर पेश किया। और सऊदी वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने भी राबिया जाकिर के काम को तारीफ करते हुए विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में जो आर्ट और कल्चर है उसके फ़रोग पर उनकी खदमात को सराहा। इसी हवाले से राबिया हमारे साथ मौजूद है कि इस सोलो शो के हवाले से जानते हैं क्या था इसमें जो इन्होंने एग्जीबिशन की, जो इन्होंने अपनी मुसव्वरी के हवाले से जो फन पारे पेश किए, उसके हवाले से जानेंगे। राबिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। राबिया, सबसे पहले तो अपने इस एग्जीबिशन के हवाले से हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा और फिर फर्दर हम आपसे डिटेल्स लेंगे। जी, ये मेरा एक एग्जीबिशन था, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, और ये पहली दफ़ा जो है किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने मदीना मुनव्वरा में जो है पेंटिंग एग्जिबिट की। और इट्स अ ग्रेट ऑनर कि वो पेंटिंग जो है एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट स्पेशली फीमेल की थी, जो वुमेंस डे के हिसाब से भी आप कह लें कि वो जो है वो 8 मार्च को वहाँ पे एग्जिबिट हुई। तो ये आपकी जो पेंटिंग थी, इसका वैसे तो आई थिंक जो थीम होगा या जो बुनियादी ख्याल होगा वो भी ख़वातीन के हवाले से ही था या कुछ मुख्तलिफ था? कुछ बताइए हमें इस पेंटिंग के हवाले से, बिलखुसूस हमें बताइए। अच्छा, ये पेंटिंग्स जो थी ये डिफरेंट लैंडस्केप्स थे मदीना मुनव्वरा के और हज से रिलेटेड, जो हम डिफरेंट वो मतलब जितने मरहल से गुजरते हैं उसके वो पैसिफिक जो है वो मनाजिर थे, जिसमें आप कह लें सही करते हुए, उसके बाद मुकाम इब्राहिम, जबल रहमत,
और अरफात का दिन, उसके बाद मदीना मुनव्वरा के, उसके बाद इनसाइड रोज़ा रसूल के, वो डिफरेंट जो लैंडस्केप्स थे उनको पेंट किया गया। अच्छा, हम जब सऊदी अरब हमारे जहन में आता है तो यकीनी तौर पे हमारे होली सिटीज़ वहाँ पे हैं, मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, तो हमारे जहन में इस्लाम और वो एक वही तशख़्ख़ुस आता है सऊदी अरब का। लेकिन इसके अलावा भी कल्चरली बहुत बहुत रिच है अरब जो है, और उसकी एक अपनी तहजीब है, एक अपनी सकाफ़त है। उसको किस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया बीइंग एन आर्टिस्ट, और उसके बारे में आप हमें अगर कुछ बताएं जो सऊदी अरब में आपने या मदीना मुनव्वरा में देखा? उनके सिग्नल्स में थोड़ा इशू है राबिया ज़ाकिर। विद द पैसेज ऑफ टाइम जी कंटिन्यू कीजिए, आ रही आवाज़। जी जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो काफ़ी चेंज आ गया आर्ट और कल्चर से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल जो साइट्स थी अब और इस्लाम से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उसे काफ़ी उन्होंने महफूज करके रख लिया है। और उसमें अब आप देख लें कि वो उसको आर्ट और फ़रोग को काफ़ी फ़रोग इसलिए दे रहे हैं कि ताकि उनका जो कल्चर है वो महफूज रह सके और उसको जो बाकी जो स्पेशली विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो आकर देखें। तो उस लिहाज से काफी चेंजिंग आई है। तो राबिया, हाउ डू यू वांट टू बी नोन एज? आप कैसे जाना चाहती हैं? आपकी जो प्रोफाइल है इस्लामिक हिस्टोरिकल पेंटर के तौर पर जाना चाहती हैं कि लोग आपको ऐसे जाने, या फिर आप अपना एक मुख्तलिफ तशख़्ख़ुस भी चाहती हैं? मेरा पूछने का मकसद ये है कि आपका जो फोकस है वो मजीद किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है टू पेंट योर आपकी जो ख्यालात हैं उसको पेंट करने के लिए? चेंज हुए और मेरे पोर्ट्रेट्स जो है वो काफी फेमस हुए कि वो अराउंड द वर्ल्ड जो है वो पोर्ट्रेट्स की वजह से ही जो है मुझे जाना जाता है मोस्टली। मगर अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आई वाज ट्राइंग कि मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके दूसरे लैंडस्केप्स का विद द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल लेकर आऊं। सही, ठीक है। अच्छा राबिया, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट थी कि पहली इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने अपना सोलो शो वहाँ पे किया। इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को क्या प्रमोट किया जाता है और आपको कितनी अप्रिसिएशन मिली, या आपने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया अपने एज एन अपने आर्ट को, उस हवाले से भी उस एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, पहले जो है क्योंकि डिफरेंट रियाद हो गया, जिद्दा हो गया, उनके डिफरेंट जो सिटी है सऊदी अरब के, उधर एग्जीबिशंस होते हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट और उनके, मगर मदीना में जो है ये पहली दफ़ा हुआ। वहाँ पे उनके लोकल जो बेस आर्टिस्ट होते हैं वो एग्जीबिशन वगैरह करते हैं और ये वो, और एक्सपीरियंस ये था क्योंकि वहाँ पे जब उन्होंने पता चला कि पहली फीमेल खातून है जिन्होंने एग्जिबिट किया और उसके बाद वो पाकिस्तानी भी है, तो मदीना मुनव्वरा के जो लोग थे और दूर दूर से जो सऊदी अरब के आसपास जो उनके इलाके लगते थे, वो स्पेशली आर्टिस्ट और दूसरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पर इसको एग्जीबिशन को देखने बहुत आई और बड़ी तादाद जो है वो लोगों की उस मदीना मुनव्वरा की उस एग्जीबिशन में उन्होंने शिरकत की। उसके अलावा जो लोग थे वो एक्साइटेड थे क्योंकि वहाँ पर आप ओवरऑल सऊदी अरब में देखें तो वो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में पेंट करते हैं। उनका रियलिस्टिक जो वर्क है उसे वो क्लासिक वर्क के तौर पे कहते हैं, वो वहाँ पे बहुत कम है। तो उनके लिए एक नई चीज़ थी कि एक रियलिस्टिक आर्ट है विद डिटेल्स पेंटिंग्स हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए वो उनके लिए ये अट्रैक्टिव थी और उन्होंने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। ठीक है राबिया, थैंक यू वेरी मच। साथ आई और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका काम जान के, जो फिजिकली ऑब्वियसली हमारे सामने आपका काम होगा तो वी बिलीव कि हमें और अच्छा लगेगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर मोर ऐसे सोलो शोज आप दुनिया भर में करती रहें और पाकिस्तान का और अपना नाम रोशन करती रहें। राबिया ज़ाकिर, एक्सप्रेसो हीरो वाज विद अस, आप उनसे बात कर रहे हैं और अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।